प्री प्रोसेसिंग इन एआई यूजिंग पाइथन। सही, तो हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में क्या देख लिया था, डेटा क्लीनिंग के हवाले से देख लिया था। और डेटा क्लीनिंग में हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उसमें से एक मेथड था डिलीटिंग कॉलम्स मेथड, यानी कि हमारे पास जहाँ नल वैल्यूज़ का रेशो फुली हो, यानी कि पूरी ही नल वैल्यूज़ हों किसी कॉलम में, तो हमने उसको डिलीट करना सीख लिया था कि हमारे पास उसको फिर रिमूव कर दिया जाता है थ्रेशोल्ड देखते हुए 20% या फिर 30% से ज़्यादा रेशो हो कॉलम्स में किस चीज़ का, नल वैल्यूज़ का, तो उसको हटा दिया जाता। तो अब जो लेक्चर्स आगे कंटिन्यूटी होगी तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वही चीज़ चला के आगे तक आना होगा यहाँ तक, ताकि तुम्हें चीज़ें कंटिन्यूटी में समझ में आती रहें कि भाई पहले ये किया था, अब मैं उसमें से रिमूव कर रहा हूँ। तो अब कहानी क्या आएगी कि भाई मैंने जब कॉलम हटा दिए, अब जो नल वैल्यूज़ रह गई अब उनको सिर्फ रिमूव करना, यानी कि जहाँ तक स्टेट छोड़ के आए हैं वहाँ से अब कंटिन्यू करना है कि भाई अब एन ए वैल्यूज़ जो हैं, जहाँ नेसेसरी है, जहाँ पर बहुत कम नल वैल्यूज़ हैं, उसको अपडेट करना है, तो हम वो चीज़ अपडेट करेंगे। क्लियर? तो वो चीज़ हमारे पास 2 स्टेप में हो जाएगी, 2-3 स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नल वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। तो यहाँ कंटिन्यू कनेक्टिविटी में पिछला वाला लेक्चर भी यहीं पर ही है। यहाँ पर ये पिछला वाला लेक्चर पूरा चल रहा है, ये देखा होगा तुमने जो एब्सेंट था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये हमने सब चीज़ें यहाँ पूरी कर ली थी फुलफ़िल। अब उसके बाद तुम्हारे पास अगली जो नेक्स्ट चीज़ थी वो इस स्टेट के बाद थी, यानी कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो रहा था, हमने हीट मैप को समझना सीखा था कि हमारे पास हीट मैप में होता क्या है कि ये जो वाइट एरियाज़ हैं इसका मतलब है ये नल वैल्यूज़ हैं। क्लियर? तो ये जो वाइट एरियाज़ हैं अब ये ख़त्म होने चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमें रिमूव करनी है एन ए वैल्यूज़। तो हम किस तरीके से करेंगे, उसका बहुत आसान सा स्टेप है कि हमें जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें से क्या कर देना है, उसमें से ड्रॉप एन ए वैल्यूज़ कर देना, यानी कि जितनी एन ए वैल्यूज़ हैं उसको ड्रॉप कर दिया जाए और उसको इनिशलाइज कर दिया हमने एक नए डेटा फ्रेम में जिसका नाम दे दिया न्यू DF2। अब उसका शेप देखा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो हमने देखा था रॉज और कॉलम्स कितने रह गए, कॉलम्स वही हैं, रॉज हमारे पास इतनी रह गई हैं, पहले कुछ और थी। और फिर हमें वेरिफिकेशन करनी है कि भाई अब ये जो लास्ट डेटा फ्रेम है इसमें चेक करना है कि भाई इज़ नल। तो अब इसका मतलब है कि भाई मैं नल वैल्यूज़ पूरी हटा चुका हूँ, तो अब ये पूरा क्लियर आना चाहिए ब्लैक, क्योंकि ये जो नल वैल्यूज़ थी वो एरिया हो रहा था वाइट। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अब कलर चेंज करके पूरा जब इसने स्क्रीन दे दी, अब पिंग दे दी, तो वो चीज़ तुम्हारे पास क्या है कि भाई अब जो है ये फुली नल वैल्यूज़ से ख़त्म, यानी कि डेटा पूरा क्लीन हो चुका है नल वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो ये 2-3 स्टेप हैं जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था, उसके आगे कंटिन्यूटी में बस ये 2-3 चीज़ें करनी है। पहले ये ड्रॉप एन ए और फिर उसके बाद शेप चेक किया, देन नल वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास है। और नेक्स्ट तुम्हारे पास चीज़ है आगे, दूसरी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल होगी तो उसको पहले इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्लीनिंग में और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसको करो जहाँ से रोका था वहीं से कंटिन्यू, घर पे ही करोगे। अब तुम लोगों को एक दफ़ा पता चलेगा तो तब तुम लोग घर पे देखना शुरू हो गए। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि हमने सम नल वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर देख लिया, पूरा एम्प्टी कर दिया नल वैल्यूज़ से। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, तो हम वेरिफिकेशन जो है ये डिस्कस कर रहे थे हम कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्लीनिंग कर ली, पूरा हो गया, नल वैल्यूज़ से पूरा फिल हो गया, ये सारी चीज़ें खाली हो चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है, अगर तो हम इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हम हीट मैप के थ्रू कर रहे थे, तो हम यहाँ पर क्या करें, इज़ नल डॉट सम। तो हमारे पास जो हम पहले देख रहे थे उसमें सम में आउटपुट कुछ और आएगा, और अब जितने भी हमारे पास कॉलम्स बचे हुए होंगे उसमें ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास पूरा फुल ब्लैंक क्या हो गया है, नल वैल्यूज सब ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे पास अब प्रॉपर डेटा मौजूद है। और अगर हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम पूरे उस पर डेटा सेट पे देखना चाहते हैं कि टोटल वैल्यूज़ कितनी हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हम सम के आगे एक और सम का फंक्शन लगाएं, तो उससे क्या होगा, पूरे डेटा सेट की वैल्यू देगा कि अगर नल वैल्यू है पूरे डेटा सेट में कहीं पर भी, अब वो किसी भी कॉलम में हो, तो वो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई खाली हो चुका है, पूरा ज़ीरो आ चुका है हमारे पास।
अब यहाँ तुम्हारे पास लेक्चर में क्या चीज़ है, ये तो हो गया सम के कि हमने नल वैल्यूज़ को देख लिया, वेरीफाई कर लिया। अब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम क्या करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल कॉलम्स की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाह रहे हैं कि जो जितने भी कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से तुम निकालोगे, तो यहाँ तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमें पहले क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारा अपडेटेड डेटा फ्रेम है न्यू DF2, उसमें से हमें क्या करना है, हमें कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करना है। अब कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है हम न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं तो हम सारों की फोकस नहीं करेंगे, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम्स हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंक्लूड लिखते हुए सिलेक्ट डेटा टाइप्स के फंक्शन में इंट 64 और फ्लोट 64, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स या फ्लोट हों या फिर इंटीजर हों वो निकाल के दो। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, हमारे पास कुछ इस तरीके से प्राइस और इंडेक्स ये दो कॉलम्स आ गए और ये न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत आसान काम है, हमारे पास सी बॉन्ड लाइब्रेरी थी, हमने समझा था, तो उसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का फंक्शन यूज़ करना होता है और वो डेटा फ्रेम में तुम यहाँ पर यूज़ करके इस पे बना सकते हो। अब यहाँ देखो DF यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ये ओरिजिनल डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, यानी कि बिफोर और आफ्टर, यानी कि नल वैल्यूज़ जब नहीं रिमूव करी थी तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी तुम्हारे पास, और नल वैल्यूज़ के बाद क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों का कंपैरिजन करोगे। तो ये क्या है, ये ओरिजिनल डेटा सेट के लिए। और ओरिजिनल डेटा सेट पे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तुम्हारी प्राइस इन रुपीज़ की, यानी कि डेंसिटी प्लॉट, जैसे हमने आर में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है डेंसिटी प्लॉट। तो यहाँ देखो पूरा अगर ये बना के दिखा भी रहा है तो यहाँ इसका मतलब है बहुत आउटलायर्स मौजूद हैं। ये जो पूरी लाइन आ रही है इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस पूरा डिस्टर्ब है आउटलायर्स से। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास कोने पे एक लाइन ऊपर जा रही है और उसके बाद पूरा जो प्लॉट है वो पूरा आउटलायर्स की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है हमें आउटलायर्स डिटेक्शन की भी ज़रूरत होगी। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने IQR पढ़ा था, जेड स्कोर पढ़ा था। तो ये क्या है, बिफोर ओरिजिनल डेटा सेट, और हमारे पास फाइनल डेटा सेट जो है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास देखो सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ एक चीज़ हुई है, प्लॉट की जो ये तुम्हारे पास लाइन है प्लॉटिंग लाइन, वो थोड़ी सी क्या हुई है, बस थोड़ा सा चेंज आया उसके अंदर बस। तो क्योंकि आउटलायर्स तो अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे तो वो चीज़ अलग पार्ट है, अलग चीज़ है। अभी सिर्फ हमने नल वैल्यूज़ हटाई हैं तो हमारे पास कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नल वैल्यूज़ से हटाने से यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे, कंपैरेटिवली में देखो क्या है कि अगर हमने दोनों को दे दिया, हम एक अलग अलग करके चला रहे थे, अगर हमने दोनों को पास कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, दोनों को पास करते हुए फिर ये ओवरलैप करके दिखाएगा, यानी कि एक प्लॉट इसके पीछे और एक प्लॉट आगे। तो वो क्या होता है कि हम कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर बार अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो मुझे एक ही लेवल पे दिखाई देगा, अगर ये बार नीचे हो तो पीछे वाला ऊपर आएगा, लेकिन क्या है सेम एग्जिस्टेंस ये सही। और नीचे जो तुम्हारे पास लाइन आ रही है उसने भी कवर किया हुआ है पूरा। क्लियर, तो ये चीज़ मैच करते हुए प्लॉटिंग इस तरीके से हो सकती है सही। और यहाँ पर आगे हमारे पास क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए अगर बनाना चाह रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, मैं एक एक को नहीं करना चाह रहा, मैं एक को करूँगा फिर दूसरे को देखूँगा फिर तीसरे को देखूँगा, तो ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए क्या केस है कि हम सारे कॉलम्स को एक किसके अंदर रख दें, लिस्ट के अंदर रख दें। हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमारे पास लिस्ट मौजूद है, उस लिस्ट में पास कर दें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। हम मेहनत करने के बजाय हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए उसको यूटिलाइज कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना देंगे। क्लियर, तो अब उसमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हमने इकट्ठा किया सबको नम वैर में और हमने चला दिया उस पर लूप जो हम बेसिक्स में पढ़ के आए थे, और उसमें क्या दिया हमने, इन्यूमरेट का फंक्शन। अब इन्यूमरेट में तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारी इंडेक्सिंग आएगी और तुम्हारे पास तुम्हारी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यानी कि जो कॉलम का नाम है। आई इसका मतलब है इंडेक्सिंग आ रही है और यहाँ पर तुम्हारा कॉलम। अब क्या दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो तुमने दिया हुआ है इसका मतलब है कि तुम क्या करना चाह रहे हो,
तुम यहाँ पर सब प्लॉट बनाना चाह रहे हो, यानी कि एक से ज़्यादा प्लॉटिंग करना चाह रहे हो। तो देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स, पोजीशन ऑफ सब प्लॉट, यानी कि ये तीन चीज़ें तुम डिफाइन करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारी प्लॉटिंग जो है वो सीक्वेंशियली क्या होगी, तुम्हारे हिसाब से सारे प्लॉट्स बनेंगे। तो वन का मतलब है मेरे पास एक ही है, एक ही रॉ रखना चाह रहा हूँ, एक ही कॉलम रखना चाह रहा हूँ, और यहाँ i+1 कर रहा हूँ क्योंकि पहला इंडेक्स ज़ीरो होता है, ज़ीरो कोई पोजीशन नहीं होती, ज़ीरो एरे का इंडेक्स होता है, पोजीशन कोई नहीं होती, पोजीशन हमेशा क्या होती है, पोजीशन 1 होती है, क्योंकि लूप में चल रहा है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ i+1, ताकि 1 कंसिडर करे, 1+0। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास यहाँ पर पोजीशंस जो है वो कंसिडर करता जाएगा, और यहाँ देखो क्या कर रहे हो, df यानी कि डेटा फ्रेम अब डायनामिकली है, तो अब प्राइस इन रुपीज़ को हटा कर क्या करना है, वेर को डालना है, क्योंकि मेरा कॉलम का नाम इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास दूसरा जो है वो न्यू df2, और उसमें भी वेर, और बिन्स तुमने दे दिए 20, यानी कि उसका साइज़ बता दिया। जो हमारे पास बिन्स क्या होते हैं, यही रहा बिन, ये जो हमारे पास हमने हिस्टोग्राम में देखा था जैसे बनाते हैं हम, तो ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब देखो बिन का साइज़ बढ़ाया तो 20 साइज़ में थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है बिन्स, तो अब क्या होगा, ये एक पोजीशन है, ये आगे अगर आएगा तो तुम जो डिवाइड करोगे वो सब प्लॉटिंग उसके हिसाब से देखेगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, जो तुम यहाँ बताओगे उसके हिसाब से वो पोजीशंस देते हुए सारे कॉलम्स के प्लॉट कर देगा। तुम्हारे 10 कॉलम्स हों, 15 कॉलम्स हों, उसके हिसाब से तुम करोगे। यहाँ मेरे पास एक ही है तो मैंने 1 बाय 1 किया, तो अब तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए और रॉस कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रॉस वो स्पेसिफाई करोगे अपने कॉलम्स के हिसाब से, कितने तुम्हारे पास लिस्ट में चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें, ये तरीका है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं लाजमी, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से नज़र आ रही है, आएगा उसमें नल वैल्यूज़ को हटाने के बाद हमारे पास कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, तो हमारे पास कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। सही है, इसको करो इम्प्लीमेंट। यहाँ से आगे से सम वाला तो इधर ही से कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक। अच्छा भाई आगे देखो, वीएनसी कनेक्ट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन चेक करी थी न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए, अब हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेक करनी है, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास ये पूरा न्यूमेरिकल का सारा काम हो गया, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल आ गए सारी चीज़ें। अब देखो हमारे पास पाइथन के अंदर जो कैटेगोरिकल कॉलम्स रीड होते हैं वो किस तरीके से रीड होते हैं, वो हमारे पास होंगे। देखो तरीका वही है, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ डेटा टाइप हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होती, हमारे पास क्या होती है डेटा सेट में मोस्टली ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप होती है। इसका मतलब है कि जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास जिस तरीके से पूरी लिस्ट यहाँ पर आ रही है, अब अमाउंट इन रुपीज़ भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डेटा की गलती है, यानी कि अगर इसमें डेटा में देखोगे तो हमारे पास अमाउंट इन रुपीज़ क्यों आ रहा है और वो क्या सही होना चाहिए उसके अंदर, तो वो तुम यहाँ देख सकते हो कि भाई अमाउंट इन रुपीज़ में वो क्यों कंसिडर कर रहा है ऑब्जेक्ट, लैक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हम इसको प्री प्रोसेसिंग में ये गेट कर सकते हैं कि यार ये गलत है, ये न्यूमेरिक में काउंट हो सकता है और ये बेस्ट प्रेडिक्टर बन सकता है, तो इसलिए ये कैटेगोरिकल में वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से रीड करके यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। क्लियर? अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करने का तरीका भी अलग होता है कैटेगोरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल में हमने आर में ये तो चीज़ देखी थी कि हमने डेंसिटी प्लॉट ये सब देखा था, लेकिन यहाँ जो तुम्हारे पास कैटेगोरिकल में डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने का तरीका है वो थोड़ा सा हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि भाई हम परसेंटेज वाइज क्या करेंगे, वहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे कि भाई हमारे पास क्लीनिंग में कितना था, यानी क्लीन होने से पहले क्या था बिफोर, और आफ्टर हमारे पास क्या बन रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास पांडास लाइब्रेरी से कॉन्कैट का फंक्शन यूज़ करते हुए दो रिज़ल्ट को कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है। वो कौन से दो रिज़ल्ट हैं, वो दो रिज़ल्ट हमारे पास ये हैं कि भाई सबसे पहला काम क्या कर रहे हो तुम, ओरिजिनल डेटा सेट को कंसिडर कर रहे हो, यानी कि एक मेरे पास कॉलम है बाथरूम का,
DF यानी कि ओरिजिनल डेटा सेट, और क्या कर रहे हो, वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स जितनी है, और उसमें हमने देखा था कि भाई हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो हम DF डॉट शेप 0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास परसेंटेज के अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ हुई। इसका मतलब ये जो जितना रिजल्ट आ रहा है ओरिजिनल में, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास पहला वाला है। और फिर दूसरे में क्या करना है, सिर्फ ज़रा सा चेंज करना है तुम्हें डेटा सेट का, न्यू DF2 करना है, और यहाँ पर भी न्यू DF2 होगा। सही। और यहाँ एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि तुम रॉस की कंसिडरेशन कर रहे हो। क्लियर? और फिर उसके बाद तुम्हारे पास तुम कॉलम्स नेम ऐसे दे सकते हो कॉन्कैटिनेट करवा के, कीज इज इक्वल्स टू लिस्ट बनाई, और देन तुमने दिया बाथरूम ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल परसेंटेज और बाथरूम क्लीन परसेंटेज। तो तुम्हें यहाँ पर ये नज़र आएगा। तो परसेंटेज जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड कम होगा तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में भी इजाफा होगा, कि क्लीन होने के बाद जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी वो परसेंटेज, क्योंकि रॉज हमारे पास क्या होंगी, वो निगलेक्ट हो गई हैं, हट गई हैं रॉज, तो ओरिजिनल में हमारे पास मौजूद थी। सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अपडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है कि भाई हमारे पास यहाँ पर 2 का जो रेशो था वो कितना हो रहा है, 3 का रेशो कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास बाथरूम में ये कैटेगरीज हैं, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, और फिर यहाँ एक ग्रेटर देन 10 भी है। सही। और 7 भी है, और 10 भी है। सही। तो यहाँ सबको कंसिडर करते हुए तुम्हारे पास सबका परसेंटेज रेशो दिखा रहा है कि भाई 2 इतना था ओरिजिनल में, अब इतना है, यानी कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 3 इतने थे, 3 की परसेंटेज इतनी थी, अब वो 30 हो गई है, यानी कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक चीज़ उल्टी कंसिडरेशन हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें एक दिखाया था अमाउंट इन रुपीज़ वाला, अब वो यहाँ पर क्यों बना रहा है इसको, सिर्फ इस एक की वजह से वो पूरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है। ये जो तुम्हें ग्रेटर देन 10 नज़र आ रहा है, इसकी वजह से ये कैटेगोरिकल कॉलम में एग्जिस्टेंसी चेक कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर सेम चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर इस वजह से जो हमें एरर, हम एरर जो गेट कर रहे हैं वो क्या एरर गेट कर रहे हैं, हमारे पास ये ग्रेटर देन 10 जो है वो इसको ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ये सब चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग में कंसिडर की जाती हैं कि भाई आप किस तरीके से देख रहे हो। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि बाथरूम जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम होना नहीं चाहिए, जो अगर ज़्यादा नेसेसरी है तो वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास न्यूमेरिक में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये तुम्हारे पास देखो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने का तरीका ये होता है, यानी कि हम जब कैटेगोरिकल पे फोकस करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हर कैटेगरी की परसेंटेज देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। सही। तो हम यहाँ पर इस तरीके से, और फिर देन तुम्हारे पास तुम इसको और स्मार्टली कैसे कर सकते हो, और स्मार्टली करने के लिए जैसे हमने वहाँ लूप का इस्तेमाल किया था जहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम से, अब यहाँ हम एक फंक्शन बना सकते हैं। सही। जैसे हमने बेसिक्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। तो अब फंक्शन बनाने के लिए हमने एक फंक्शन कैट वेर डिस्ट के नाम से रख दिया, और उसमें एक पैरामीटर दे दिया वेर, जिसमें हमारा कॉलम का नाम आएगा। और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, रिटर्न पूरा वही काम करवा रहे हैं जो ऊपर था, सिर्फ उस काम के अंदर चेंज क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा सिर्फ वेर। जहाँ कॉलम का नाम दिया है वहाँ सब जगह क्या होगी, रिप्लेसमेंट वेर की होगी। और फिर जब कॉल किया जाएगा फंक्शन को तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, फंक्शन बना हुआ है, हमें सिर्फ पैरामीटर में आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट कॉलम का नाम पास करवाना है। तो फर्निशिंग दिया तो फर्निशिंग के हवाले से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो अब ये कैटेगरी है, वो न्यूमेरिक बन सकता है, वो एक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। बाथरूम उल्टा है, वो न्यूमेरिक में जाना चाहिए, और अमाउंट इन रुपीज़ उल्टा है, वो कहाँ जाना चाहिए, वो तुम्हारे पास उस तरीके से वहाँ पर वो भी शिफ्ट होना चाहिए न्यूमेरिक में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो सेमी फर्निश, अनफर्निश और फर्निश, ये 3 कैटेगरी हैं, और उसका तुम्हें रेशो यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो कैटेगोरिकल में यहाँ पड़ा है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास कैटेगोरिकल में डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाती है। क्लियर? तो उसको कर लो इम्प्लीमेंट। आर में डेटा साइंस विद आर में हमने क्या डिस्कशन करी थी कि भाई हमारे पास हमने एक तो कहानी करी क्या कि नल वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। अब नल वैल्यूज़ को अगर रिमूव नहीं करना चाह रहे तो हमारे पास दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है, दूसरा तरीक़ाकार होता है कि हम मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन करें।
यानी कि हम नल वैल्यूज़ को हटाने के बजाय उसमें वैल्यूज़ इंप्यूट करें, और वो कैसे करते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं, यानी कि मीन, मीडियन या मोड। मोड होता है फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और मीन और मीडियन किस लिए होता है, फॉर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। सही, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा क्लीनिंग में। तो हमारे पास जो डेटा क्लीनिंग की टेक्निक चल रही है उसमें हमारे पास यही सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, वही काम करना है अब यहाँ। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमें नल वैल्यूज़ को रिमूव करने से पहले इम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पर नल वैल्यूज़ के बाद, अब देखो यहाँ पर अब नल वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने क्या चलाया था, हमने लास्ट अभी प्रीवियस ये देखा था कि हमारे पास क्या हो, हम उसको ड्रॉप एन कर रहे थे। लेकिन फिर फ़ायदा नहीं है, जब पूरा ही कहानी ख़त्म हो जाएगी तो हमें फिर इम्प्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैंने नल को रिमूव ही कर दिया। तो वही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे, यानी कि हमें ड्रॉप एन नहीं करना, हमें उसको बचा के रखना है जो रिकॉर्ड्स हैं। तो उसकी जगह हम क्या करें, हम वहाँ पर पहले जो है वो सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करवाएं विद द हेल्प ऑफ मीन या फिर मीडियन। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहला काम क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम कर रहे हो तुम एनी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, और x इज़ इक्वल्स टू 1 जो तुम्हें अभी पहले भी नज़र आया था। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितनी भी नैन वैल्यूज़ हैं यानी कि नॉट अवेलेबल वैल्यूज़, उनको मैं निकालना चाह रहा हूँ पूरे रिकॉर्ड्स में से। सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे पास कौन सी आएंगी, वो सिर्फ तुम्हारे पास वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, सब में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट अवेलेबल नज़र आ, यानी कि वो रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इसका मतलब है जब मैं ये हटा रहा हूँ, जैसे मैंने ड्रॉप एन किया, इसका मतलब है ये रिकॉर्ड पूरा जा रहा है, ये रिकॉर्ड पूरा चला जाएगा, ये रिकॉर्ड भी पूरा चला जाएगा। तो जो जो जहाँ पर है वो मेरे सारे दूसरे भी रिकॉर्ड जा रहे हैं। तो ये ख़तरा है कि मेरा डेटा जो है वो कम होता जा रहा है। सही, तो पहले क्या है, हम लिस्टेड देखते हैं, हमारे पास लिस्टिंग देखी जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट तुम्हारे पास देखो ये चल रही है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। तो हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आए, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि भाई किस किस कॉलम में हमारे पास यहाँ डेटा मौजूद है, क्योंकि हमने पहले तो नल कर दिया था, रिमूव कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है, प्राइस में है, और यहाँ स्टेटस में है। तो हमें किस तरीके से करना है, हमें तरीका वही है तुम्हारे पास यहाँ के, हमने न्यू डेटा फ्रेम के अंदर इंटीजर और फ्लोट को निकालना है, क्योंकि हम मीन और मीडियन की बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा सेट की। तो यहाँ कैसे करोगे, यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारे पास ये दो कॉलम्स आ गए। अब यहाँ कॉलम्स का नाम नहीं लिखा, डॉट कॉलम्स लिखोगे कॉलम आ जाएगा, यहाँ डेटा सेट आ रहा है। क्लियर। और यहाँ तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में इम्प्यूटेशन करनी है, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए तुम्हारे पास तुमने मिसिंग नम वैर यानी कि एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर तुमने क्या किया कि जहाँ तुम्हारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो सम आ रहा है, तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है वहाँ वाले कॉलम को तुम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अब मेरे पास यहाँ पर दो ही कॉलम्स हैं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम्हारे पास कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। तो मैं उसमें चेक करूँगा कि भाई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि सिर्फ उसको दो, उसको निकाल के दिखाओ जहाँ पर मेरे पास वाकई मिसिंग वैल्यूज़ हैंगी। क्लियर। तो यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो फॉर दिस पर्पस कि भाई तुम गेट करना चाह रहे हो सम ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये देखो पूरी कंडीशन है, यानी कि लूप चला रहे हो, किस पे चला रहे हो, न्यू डेटा फ्रेम टू कॉलम्स, यानी कि जो कॉलम्स तुम्हारे पास हैं, और उस पर कंडीशन तुमने स्पेसिफाई कर दी कि भाई डेटा फ्रेम में जो भी वैर के अंदर तुम्हारे पास है उसमें इज़ नल डॉट सम चेक कर लो, और ग्रेटर देन ज़ीरो को रिटर्न करके मुझे दे दो। क्लियर। अब ये तुम्हारे पास वैर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तुमने फॉर लूप में डिफाइन किया हुआ है। लूप चला रहे हो तो वो सीक्वेंस है, अब उसको लाइन बाय लाइन लिखो या फिर डायरेक्टली कर लो। पाइथन में लाइन बाय लाइन करने जाओगे तो स्पेसेस का मसला है, इंडेंटेशन, तो एक ही लाइन में कर लो, और प्रोसेस तुम्हारे पास वैसे ही होगा। क्लियर। तो यहाँ तुम्हारे पास जो रिटर्न होगा वो रिटर्न तुम कैसे कर रहे हो, वही देखो यहाँ पर फाइनल वेरिएबल यहीं दे रहे हो। उससे पहले, क्योंकि यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं बनती ना, फॉर से पहले कुछ नहीं होता, तो वो वैर जो है वो रिटर्निंग तुम्हारे पास यहाँ गेट होगा। क्लियर। और यहाँ मेरे पास आ रहा है प्राइस, यानी कि दो थे, इंडेक्स में कोई भी नहीं है, इसका मतलब
इंडेक्स का सम जो है वो 0 है, वहाँ नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुम्हें लिस्ट भी मिल सकती है पूरी। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारा जो है वो पूरा निकल के आ जाएगा। और देन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो वही है डिस्प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हो इम्प्यूटेशन से पहले की। क्लियर? और इम्प्यूटेशन करनी है अगर, तुमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी, डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हें क्या गेट हुआ कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास पूरा स्क्यूड डेटा है, यानी कि मेरे पास आउटलायर्स हो सकता है एक पॉइंट इस लाइन को बढ़ा रहा हो, पूरा तुम्हारे पास लंबी लाइन जो है वो हो सकता है कि भाई एक ही प्राइस हो 4 लाख की, वो डिस्टर्ब कर रही हो, या फिर 6 लाख की वैल्यू हो वो डिस्टर्ब कर रही हो, तो वो तुम्हें स्क्यूड शो कर रही है। सही? तो उसमें तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम फिल एन ए फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, जिसमें तुम्हें इम्प्यूटेशन किसकी करनी है, तुम्हें करनी है मीडियन। या क्योंकि हमने बात करी थी कि जब हमारा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो हम मीन से इम्प्यूट करते हैं वैल्यू को, अगर स्क्यूड डेटा होता है तो हम किससे इम्प्यूट करते हैं, मीडियन। दो ही चीज़ें, तो नॉर्मल हो या फिर स्क्यूड हो, उसी में डिफरेंस है। तो हम यहाँ इसी को देखते हुए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम किससे इम्प्यूट करवा रहे हैं, मीडियन से करवा, क्योंकि हमारी स्क्यूड है, पूरा हमारे पास पूरा आउटलायर से भरा हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इम्प्यूटेशन अगर होती है तो मुझे देखो क्या पता चले कि मैं यहाँ न्यू डेटा सेट नम मीडियन कुछ भी नाम रख दो, तो सम देखोगे मेरे पास प्राइस इन रुपीज़, यानी कि वो इम्प्यूट हो चुकी है। जितनी भी थी प्राइस इन रुपीज़ में मेरे पास जितनी भी नल वैल्यू शो कर रहा था, वो कहाँ पता चलेगा मुझे, ये रहा 17,665 थी। अब वो हर जगह उसने क्या कर दिया, 17,665 की जगह मेरे पास मीडियन को इम्प्यूट करवा दिया, जो भी मीडियन निकल के आया वो मीडियन तुम्हारे पास यहाँ पर इम्प्यूट हो चुका है। क्लियर? और इस तरीके से तुम फिर फुल डेटा सेट पे 0 पे देख सकते हो। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, तो यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सीखा था वो तुम्हें यहाँ पर पता है कि कैसे करना है, न्यू DF2 को ले रहे हो और न्यू DF3 नम मीडियन वाले को ले रहे हो, दोनों में कंपैरिजन देख रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो, अब थोड़ा सा ग्राफ में चेंज आया है, पहले ओवरलैप कर रहा था, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारे पास पीछे रेड है और आगे तुम्हारे पास ग्रीन है, तो वो क्या है, वो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें ये बताएगा तुमने क्या स्टाइलिंग दी हुई है। ओरिजिनल में रेड आ रहा है और यहाँ पर तुम्हारे पास मीडियन के बाद तुम्हारे पास कलर जो है वो ग्रीन है, तो वो क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ तक तो हमने देखा था, यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, KD, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। तो इसको तुम यूज़ कर रहे हो किसके लिए, फॉर स्टाइलिंग। क्या क्या रख रहे हो, लाइन विड्थ, कलर, लेबल, तो वो लेबल्स जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं वो इसके थ्रू नज़र आ रहे हैं, और तुम्हारे पास तुम्हारे कलर, लाइन विड्थ जो है वो इस तरीके से, जो भी चौड़ी करोगे लाइन वो भी होगा तुम्हारे पास आउटपुट ऐसा क्या। और मीन है, मीन समझाने के लिए रखा हुआ है, मीन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है तुम्हारी। मीन से देखोगे तो मीन से तुम्हें रिजल्ट तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मीन से क्या हो रहा है, तो वो कुछ डिफरेंट इफेक्ट नज़र आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से कि भाई मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन कैसे होगी, तो वो इस तरीके से होगी कि तुम्हें पहले निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है और देन फिर उसमें इम्प्यूट करना। मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन हम कैटेगोरिकल की भी देख लेते हैं हाथ के हाथ, इसको भी यहाँ पर पूरा तुम्हारे पास हो जाएगा कंप्लीट। और इसको तुम लोग घर पे वही देखा करो, ये तुम लोग ख़ास तौर पे बॉयज़। अच्छा भैया हमारे पास हमें अब कहाँ से चलना है, ड्रॉप कॉलम्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है टॉपिक से, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन बाय क्लास। क्लियर? तो अब क्लास का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उसमें क्या होगी, उसमें हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी, यानी कि कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे हमने फर्निशिंग में देखा था, फर्निशिंग में हमारे पास क्या था, फर्निशिंग में हमारे पास 3 तरीके की कैटेगरीज आ रही थी। सही? तो इसी तरीके से हर कॉलम में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। सही? तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है कि हम और ज़्यादा डीपली भी क्या कर सकते हैं, इम्प्यूट करवा सकते हैं। कि मेरे पास, मैं तो एक डायरेक्ट इम्प्यूट कर रहा था, अब यहाँ क्या रीज़न है
कि अब यहाँ इम्प्यूटेशन कैसे करेगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा इसने एक्सट्रैक्ट किया कि भाई मेरे पास एक सेमी फर्निश कैटेगरी है, सही, सेमी फर्निश है। अब उसमें मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ होंगे सिर्फ उसका मीन फोकस करेगा, यानी कि सिर्फ इसको कंसिडर करते हुए, क्लास को कंसिडर करते हुए इसका मीन निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ मीन किसका निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इन रॉस को देखते हुए निकाल रहा हूँ जहाँ पे सेमी फर्निश एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो इससे क्या होता है, इससे और बेहतर हमारे पास क्या हो जाता है, और बेहतर हमारे पास आउटपुट आता है कि हम मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट करें बाय क्लास, यानी किसी कैटेगरी को लेते हुए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भाई किस कैटेगरी को ले, मैंने तो ये इररिलेटेबल एग्जांपल दे दी कि भाई फर्निशिंग को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास जहाँ पर मैं वैल्यू इम्प्यूट कर रहा हूँ मैं उसको देखूँगा कि भाई मेरे पास इससे रिलेटेड कैटेगोरिकल कॉलम कौन सा है। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पर देखो डेटा सेट लोड हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास इन्फो, ये भी हमने देखा हुआ था, सम हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हमने परसेंटेजेस निकाली हुई हैं, ये भी पुराना तुम्हारे पास सेम काम है। यहाँ देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास इधर जो आ रहे हैं वो ड्रॉप कॉलम्स वाला काम आ रहा है, इसको भी आगे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो चीज़ आ रही है नम वेर मेस, तो आप किसको कंसिडर कर रहे हो, प्राइस इन रुपीज़। एक कॉलम को फोकस किया, और एक कॉलम के हिसाब से अब तुम्हें सिर्फ इसमें क्या करनी है, इम्प्यूटेशन करनी है। क्लियर? तो अब इम्प्यूटेशन करनी है तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो तुम्हें रिजल्ट नज़र आ रहा है वो क्या है, वो ये है कि भाई तुम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो जो तुम्हारे जितने टोटल नैन वैल्यूज़ हैं। अभी इससे पहले जो देखा था उसमें क्या हो रहा था, तुम्हारे पास डिफरेंट कॉलम्स भी आ रहे थे। अब क्या कर रहे हो, अब तुम स्पेसिफिकली उसी डेस्टिनेशन को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ एक ही कॉलम को दे रहे हो, और उसमें सिर्फ क्या है, उसमें सिर्फ इज़ नल, यानी कि ये जो तुम्हें पूरा नज़र आ रहा है रिकॉर्ड, ये तुम्हारा पूरा नल वैल्यू से भरा हुआ रिकॉर्ड है। अब देखो क्या कर रहे हो, यहाँ तुमने एक रिलेटेबल कॉलम को पकड़ा। कौन से रिलेटेबल कॉलम को पकड़ा है कि प्राइस से क्या चीज़ रिलेट कर सकती है। तो सबसे करीब रिलेशन जो है वो पूरे सारे कॉलम्स में मुझे नज़र आया कि मैं क्या करूं, मैं क्लास को फॉलो करता हूं लोकेशन की। क्लियर? मैं ऐसे ही इधर उधर से उठा के नहीं दे रहा, बाथरूम को नहीं उठाया मैंने बाथरूम कैटेगोरिकल वेरिएबल को नहीं उठाया, ना फर्निश को उठाया, मैंने प्राइस को देखते हुए लोकेशन पे देखा कि लोकेशन से इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो लोकेशन रीज़न है, और लोकेशन को देखते हुए मैंने उसमें से यूनिक वैल्यू निकाल ली। समझ आ रही है बात? तो यूनिक वैल्यू में ये सारी क्लासेस आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर क्लास के हिसाब से अपनी नल वैल्यू को क्या करूँगा, इम्प्यूट करवाऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या हो रही है, ये चीज़ इस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो अब यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने एक चीज़ चेक कर ली जो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि भाई जो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसमें तो नल वैल्यू नहीं है। मैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल ले रहा हूँ कहीं उसमें तो नल वैल्यू नहीं निकल के आ रही। तो यहाँ देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, ब्लैंक। इसका मतलब है मैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसको बगैर कुछ किए हुए इस्तेमाल करवा सकता हूँ फॉर आर पर्सपेक्टिव कि भाई हमें क्या करना है, हमें इम्प्यूट करवाना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, नल वैल्यू भी नहीं आ रही है। और फिर हमने उसमें देखो क्या किया, हमने यहाँ पर रिट्रीव ऑल रॉस ऑन विच वी हैव स्पेसिफिक क्लास इज प्रेजेंट। सही, तो मैंने एक को उठा लिया, कौन सी लोकेशन को, नागपुर। और यहाँ क्या किया, यहाँ लॉग का फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ पर देखो क्या है, ये जो दिया है तुमने कॉलन, इसका मतलब है ऑल रॉस, और ये जो दे रहे हो ये तुम्हारा कॉलम का नाम है। कॉलम एक चाहिए, कॉलम जो देख रहे हो वो फोकस इस पर करना है, और क्या करना है, तुम्हें सारी रॉज निकालनी है। तो अब जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है वो कौन सी क्लास से रिलेटेड मिल रहा है, वो तुम देखोगे लोकेशन में कौन सी एक्सट्रैक्ट होगी। सिर्फ तुम्हारी डेस्टिनेशन जो लोकेशन थी नागपुर, यानी कि बस उसके रिकॉर्ड्स आएंगे। क्यों कर रहे हो, क्योंकि और बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं इसका मीन निकाल के इम्प्यूट करूँगा जो यहाँ की नल वैल्यूज़ होंगी। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इससे, अब देखो जो जो नल वैल्यूज़ यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ टकरा रही होंगी, जहाँ पर भी तुम्हारे पास नल वैल्यू होगी वहाँ तुम इसको इम्प्यूट करवा दोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ तुम्हारे पास है कि तुम किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें, अब उसमें और फर्दर क्या हो सकता है, मैं सिर्फ एक कॉलम को लेकर आ जाऊँ,
यानी कि मैंने एडिशन कर दिया प्राइस इन रुपीज़ जो मेरा रिलेटेड कॉलम था। क्लियर। और लास्ट तुम्हारे पास क्या है कि भाई रिप्लेस क्या करना है। रिप्लेस देखो हमारे पास क्या हो रहा है, पूरी सारी चीज़ें सेम है, सेम चीज़ है। यहाँ सिर्फ क्या कर रहे हो, नम पाई को यूज़ करते हुए एन पी डॉट नैन, यानी कि नैन को कंसिडर करना है रिप्लेसमेंट के लिए। और तुम्हें क्या रिप्लेस करवाना है, तुम्हें रिप्लेस करवाना है इसका मीडियन। किसका मीडियन, सिर्फ जो नागपुर वाली प्राइस इन रुपीज़ है, जो इस क्लास में तुम्हारे पास प्राइस इन रुपीज़ मौजूद हैं, बस उनको कंसिडर करते हुए उनका मीडियन निकालना है। अब पूरे डेटा सेट की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये और स्पेसिफिकली वर्जन हो गया कि हम और स्पेसिफाइड तरीके से हम यहाँ पर इम्प्यूटेशन करवा सकते हैं। तो रिप्लेस कहाँ होगा, जहाँ नैन होगा। नॉट अवेलेबल जहाँ पर होगा वहाँ रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा मीडियन रिप्लेस हो जाएगा। तो शुरू में अगर देखो पाँचवीं वैल्यू जो थी वो क्या थी, नॉट अवेलेबल थी। तो यहाँ पाँचवीं वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, 4503। इसका मतलब है देखो जहाँ जहाँ नैन वैल्यू है 4503 वहाँ रिपीट हो रहा है, यानी कि वहाँ मीडियन रिप्लेस कर दिया गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी बाय क्लास इम्प्यूटेशन होती है, लेकिन ये थोड़ा डिटेलिंग है। क्यों, क्योंकि इसलिए कि भाई मुझे सबको देखना पड़ेगा, मुझे एक लोकेशन को जा जाके सब में विथ रिस्पेक्ट टू दिस इम्प्यूट करवाना पड़ेगा। तो ये और बेस्ट प्रैक्टिस होती है अपने डेटा को बेहतर बनाने के लिए। इस तरीके से हमारा पूरा ये प्रोसेस होगा। और हम उसमें क्या कर सकते हैं, एडिशनल पार्ट कुछ हमारे पास ये हो सकता है कि हम उसको क्या कर दें, जैसे हमने पहले फॉर लूप इस्तेमाल किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी फॉर लूप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। किस लिए, हम उसको छोटा बनाने के लिए कि भाई जितने भी कॉलम आ रहे हैं सब पे ये काम कर दो। क्या फ़ायदा होगा कि जो लोकेशन होगी, जिस हिसाब से देख रहे होंगे, जो जो क्लासेस होंगी उसके हिसाब से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारा इम्प्यूट हो जाएगा। सही। अब वो उसमें तुम जो भी मेंशन करो, कैट वर्ड्स में जो जो चीज़ें डिफाइन करो, वो सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या होंगी, तुम्हारे पास इम्प्यूट होती जाएंगी। तो एक दे रहे हो वेरिएबल किसका, कैट वर्ड्स का, और एक क्या है, एक है नम मिस वर्ड्स। सही। तो ये दो चीज़ें, एक में तुमने अपना कॉलम रखा और एक में तुमने क्या दे दिया, जो कैटेगरी जिसके हिसाब से करना है। बात समझ में आ रही है। और फिर तुमने यहाँ पर जब इन्यूमरेट था तो एक पैरामीटर था, अब जिप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास दो पैरामीटर्स तुम बनाने जा रहे हो। एक कैट वर्ड्स है, यानी कि एक वैल्यू उसमें असाइन होगी और एक इसमें जाएगी, जो तुम्हारे डमी वेरिएबल्स हैं। और देन तुम्हारे पास तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि तुम्हारे पास, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, तो यहाँ तुम नेस्टेड लूप में सारी चीज़ें फोकस करोगे। अब देखो क्या कर रहे हो, डी एफ सी वैर, इसका मतलब क्या है कि भाई तुम यूनिक गेट करना चाह रहे हो, डेटा फ्रेम में से लोकेशन की यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। क्लियर। और यहाँ तुम्हारे पास क्या होगी, यहाँ तुम्हारी वैर क्लासेस होंगी, नागपुर, थाने, जो भी तुम्हारे पास जितनी भी लोकेशंस हैं वो वैर क्लास में आएंगी। बात समझ में आ रही है, वैर क्लास में आएंगी। और तुम जो अपना डेटा फ्रेम है उसको अपडेट करवा दोगे किससे, यहाँ देखो देख के रखोगे कि भाई सी वैर क्या मतलब है। सी वैर का मतलब है कि मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं अपनी इसको रखना चाह रहा हूँ, लोकेशन को। क्लियर। और दूसरा जो है तुम्हारे पास वेरिएबल क्लास, वो क्या है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास यहाँ से आ रही है, इसका मतलब है वो नागपुर, उसके अंदर वाली चीज़ें, यहाँ लोकेशन, और यहाँ पर तुम्हारे पास वो सारी अलग अलग कैटेगरीज। क्लियर। और इस तरीके से तुम्हारे पास, और आगे जो दे रहे हो वो क्या है, नम वैर मिस, जिसमें मिसिंग है। तो स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऊपर यही वाला स्ट्रक्चर है जो तुम यहाँ कर रहे थे, कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर पहले ये दिया लोकेशन, फिर उसकी क्लास, फिर उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जैक्ट कॉलम। यही चीज़ सीक्वेंस जो है वो तुम यहाँ कर रहे हो, कि पहले क्या चीज़, पहले कॉलम, फिर उसकी क्लास, और फिर उसके बाद तुम्हारा एग्जैक्ट जो मेन कॉलम है जिसमें इम्प्यूटेशन चाहिए। सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास। और रिप्लेसमेंट पे क्या है, रिप्लेसमेंट पे वही मीडिया, यानी कि जो जो क्लास मैच करती जाए उसके हिसाब से मीडियन इम्प्यूट, यानी कि मुझे एक एक पे इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत
नहीं है, ये सारी चीज़ों को लूप में ही कंसिडर करते हुए सबकी इम्प्यूटेशन कर देगा। और उसका सबूत क्या है, नीचे तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, प्राइस इन रुपीज़ 0। इसका मतलब है कि भाई उसने क्लास के हिसाब से भी सबको इम्प्लीमेंटेशन दे दी। बात क्लियर है? तो इम्प्यूटेशंस में भी डिपेंड करता है बाय क्लास। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना कि भाई पहले जो है आउटलायर्स डिटेक्शन होगी, उससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम इम्प्यूटेशन आउटलायर्स डिटेक्शन के बाद करो। क्योंकि आउटलायर्स जब तक हैं और तुम इम्प्यूट करे जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, वो आउटलायर्स के साथ मीन और मीडियन कैलकुलेट होता जा रहा है। अब वो IQR हो, जेड स्कोर हो, वो तुमने दोनों चीज़ें देखी हुई हैं। तो और बेहतर तुम्हारा डेटा कब हो सकता है, तुम्हारी इम्प्यूटेशन, जब तुम आउटलायर्स के साथ करते हो। क्लियर? तो आउटलायर्स को कंसिडर करते हुए जाओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा जो है वो और क्या हो जाएगा, कम हो सकता है रिमूव करने के बाद। और फिर उसमें तुम जो वैल्यूज़ निकालोगे वो अलग होंगी, क्योंकि रिमूव हो चुकी होंगी एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखनी है और इसी तरीके से तुम्हारा पूरा ये प्रोसेस है। तो हमने ये भी